सेठ गोविंद दास जो कि मध्य प्रांत और बरार से जनरल कैटेगरी से संविधान सभा में आए थे, उन्होंने 17 नवंबर को संविधान सभा में संविधान के तीसरे पठन में क्या कहा, संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में और संविधान सभा के सदस्यों के बारे में। सभापति जी, आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमने जिस विधान को लगभग 3 वर्ष में पूरा किया है, उसका अब अंतिम पारायण होना आरंभ हुआ है। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं डॉक्टर अंबेडकर साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधान की तैयारी में इतना परिश्रम किया कि आज उन्होंने यह प्रस्ताव भी हमारे सामने उपस्थित किया कि यह विधान जो भी हमने उसमें संशोधन किए हैं उन सब के साथ स्वीकृत किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर साहब को वर्तमान काल का मनु कहा जाता है। जो कुछ हो, मेरा यह मत है कि उन्हें जो विधान संबंधी यह कार्य दिया गया उसके वे सर्वथा योग्य थे। हमारी बधाई के दूसरे पात्र हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने इस विधान परिषद में सर्वप्रथम उस प्रस्ताव को उपस्थित किया जो इस विधान की आधारशिला कहा जा सकता है। इस पर श्री रोहिणी कुमार चौधरी ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य महोदय हिंदू कोड की चर्चा करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर को मनु कहा है? तो इस पर सेठ गोविंद दास आगे बोलते हैं, जी नहीं, हिंदू कोड से मेरे कथन का कोई संबंध नहीं था। आप जानते हैं कि मैं हिंदू कोड के बहुत से अंशों के विरुद्ध हूं, तो मैं उस प्रस्ताव को स्मरण दिला रहा था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस परिषद में आरंभ में रखा था। और जैसा मैंने कहा था, वह प्रस्ताव हमारे इस विधान की आधारभूत शिला है। हमारे तीसरे बधाई के पात्र सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिन्होंने हमारी विविध रियासतों को, जिनके कारण हमारा देश भिन्न भिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, एकीकरण किया। इस प्रकार आज इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं इन 3 महानुभावों को बधाई देता हूँ। हमारा देश संसार के 6 प्राचीनतम देशों में से एक है। वे प्राचीनतम देश भारत, चीन, यूनान, बेबीलोनिया और मेसोपोटामिया। जहाँ तक बेबीलोनिया और मेसोपोटामिया का संबंध है, आज संसार में उनका कोई विशिष्ट स्थान नहीं है। यूनान को यदि हम देखें तो हमें ज्ञात होता है कि आज प्राचीन यूनान केवल उसके खंडहरों में दृष्टिगोचर होता है। प्राचीन यूनान की संस्कृति और सभ्यता हमें वर्तमान यूनान में दिखाई नहीं देती। यहाँ पर ईसाई संस्कृति और सभ्यता का दौरा दौरा है। जहाँ तक कि मिस्र का संबंध है, मिस्र में भी हमें मिस्र की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता केवल वहाँ के पिरामिडों में दृष्टिगोचर होती है। मिस्र के यदि आज कोई जाए तो उसे मिस्र की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के दर्शन नहीं होते। वहाँ पर आज इस्लामी संस्कृति और सभ्यता का दौरा दौरा है। जहाँ तक चीन का संबंध है, चीन में हमें बौद्ध काल के भारत और उसके पश्चात वहाँ पर जो कुछ हुआ उसकी संस्कृति और सभ्यता का थोड़ा बहुत दर्शन अवश्य होता है। परंतु चीन में भी हमें अधिकांश में आधुनिकता का ही दौरा दौरा दिखाई देता है। इस प्रकार इन 6 प्राचीनतम देशों में से 5 देशों में हमें उनकी प्राचीनतम संस्कृति दृष्टिगोचर नहीं होती। केवल भारत ही संसार के प्राचीनतम 6 देशों में से एक ऐसा देश बचा है जिसमें आज भी हमें उसकी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की परंपरा हर क्षेत्र में दिखाई देती है। यदि कोई यह आशा करे कि भारत प्राचीन ऋग्वेद के काल का भारत रह सकता है, तो यह आशा कभी पूरी नहीं हो सकती और न यह उचित है। हम इस समय के भारत को प्राचीन ऋग्वेद काल का भारत नहीं बनाना चाहते, परंतु इसी के साथ साथ हम एक बात यह भी चाहते हैं कि जो संस्कृति और सभ्यता हमें सहस्त्रों वर्षों से प्राप्त हुई है, जिसकी परंपरा आज भी हमारे देश में दृष्टिगोचर होती है और जिस परंपरा को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस शताब्दी में भी हमारे यहाँ पर स्थित रखने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न किए, उस प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को हम सर्वथा विस्मित न करते। आधुनिक जगत में जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है, आधुनिक काल में विज्ञान में जो जो आविष्कार किए हैं, उन सबको हमें ग्रहण करना चाहिए। यूरोप या अमेरिका में जो जो नई बातें हुई हैं, उनमें भी हमें घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। उन नई बातों में हमारे देश के लिए जितनी उपयोगी बातें हों, सबको हमें ग्रहण करना चाहिए। आधुनिक भारत ऐसा भारत होना चाहिए जिसमें हमें प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के भी दर्शन हो और आधुनिक काल की जो आवश्यकताएं हैं उनका भी समावेश हो। दृष्टि से यदि हम अपने विधान को देखें तो उसमें हमें कई न्यूनताएं दृष्टिगोचर होती है। कई लोग तो यह भी समझते हैं कि वर्तमान विधान 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ही वृद्ध रूप है।
चाहे हमको इस दृष्टि से इस विधान में कुछ कमियां दृष्टिगोचर हों, पर मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वर्तमान विधान 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ही एक विरुद्ध रूप है। इस बात की आवश्यकता थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कुछ धाराएं इसमें रखी जाएं। अन्य देशों के जो विधान है, आयरलैंड का, कनाडा का, अमेरिका का, इन विधानों की भी कई धाराएं हमने विधान में दृष्टिगोचर होती है। फिर इस विधान में कोई भी मौलिकता न हो, यह बात भी नहीं। मौलिकता भी इस विधान में पर्याप्त है। हाँ, इस बात को मानने के लिए मैं तैयार हूं कि यह विधान पूर्ण रूप से संतोषप्रद नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि यह विधान इतना बड़ा हो गया है कि इस विधान में इतनी अधिक धाराएं हैं और इसमें इतनी बातें कही गई हैं कि जिनकी आवश्यकता नहीं थी, पर मेरा इससे मतभेद है। यदि विधान लंबा भी हो गया और इसमें ब्यौरों की भी कुछ बातें कही गई तो इसमें हमें असंतोष नहीं होना चाहिए, वरन इन ब्यौरों की बातों के कारण हमारी पार्लियामेंट को इस विधान के द्वारा अनेक निर्देश मिलेंगे। इसलिए इस विधान के बड़े हो जाने के कारण, इस विधान में इतनी अधिक धाराएं आ जाने के कारण, इस विधान में ब्यौरे की बातें कही जाने के कारण हमें उल्टा संतोष करना चाहिए। मुझे एक ही बात खटकती है और वह बात सदा खटकती रहेगी कि इस प्राचीनतम देश का यह विधान देश के स्वतंत्र होने के पश्चात विदेशी भाषा में बना है। मैं सदा आपके सामने इस प्रश्न को उठाता रहा हूं और आपने भी एक बार नहीं अनेकों बार इस बात का विश्वास दिलाया था कि आपकी यह इच्छा है कि हमारा विधान हमारी राष्ट्रीय भाषा में हो। मेरा यह मत है कि यदि हम प्रयत्न करते तो हम अवश्य इस काम में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते थे। 3 वर्ष तक हम लोग अंग्रेजी विधान को पास करने के लिए यहाँ बैठे। इस विधान को यदि हम 1 मास और बैठकर हिंदी में पास करते तो यह बात न असंभव थी और न कष्ट साध्य। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी गुलामी की समाप्ति के पश्चात, हमारे स्वतंत्र होने के पश्चात विधान जो हमने एक विदेशी भाषा में पास किया है, हमारे लिए सदा कलंक की वस्तु रहेगी। यह गुलामी का धब्बा है, यह गुलामी का चिन्ह है। चाहे आप इस विधान का अनुवाद 26 जनवरी तक प्रसारित कर दें तो भी मैं यह कहना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अनुवाद सदा अनुवाद ही रहेगा। अनुवाद मूल का स्थान नहीं ले सकता है और जब कभी कोई भी वैधानिक अड़चन हमारे सामने उपस्थित होगी, जब कोई वैधानिक प्रश्न हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट या दूसरी कचहरियों के सामने उपस्थित होगा, हमारे सामने एक विदेशी भाषा का विधान रहेगा और इसके कारण विदेशी भाषा का प्रभुत्व। यह बात हमें सदा सताती रहेगी। मैं उस समय की कल्पना करता हूँ, उस समय का स्वप्न देखता हूँ जिस समय हमारा देश एक और विधान परिषद की सृष्टि करेगा और वह विधान परिषद हमारे सामने हमारी राष्ट्रभाषा में हमारा मूल विधान उपस्थित करेगी। अब यदि विधान को देखें तो सबसे पहले जो उसका यदि वाक्य, आदि वाक्य है, जिसे अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं, उस तरफ हमारा ध्यान जाता है। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव इस विधान की आधारशिला है, उसी प्रकार जो प्रियम्बल है, यह जो आदि वाक्य है, आदि वाक्य में विधान का सारा निचोड़ आ जाता है। इस प्रियम्बल में हमने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे देश में जो शासन पद्धति रहेगी वह प्रजातंत्रात्मक रहेगी। हमारे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो हम प्रजातंत्रात्मक विधान की रचना करते या हम तानाशाही की ओर बढ़ते और इस प्रकार का विधान तैयार करते जिसका अंतिम निचोड़ होता इस देश में तानाशाही की स्थापना। हमने इस प्रियम्बल में इस आदि वाक्य में स्पष्ट कर दिया है कि हमारा शासन प्रजातंत्रवादी होगा। इसके पश्चात इस आदि वाक्य में जिन 4 वस्तुओं का वर्णन है उस तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहली बात न्याय, दूसरी बात स्वतंत्रता, तीसरी बात समानता और चौथी बात भ्रातृत्व है। न्याय का प्रथम स्थान रहना सर्वथा उचित है। हमारे देश में सदा न्याय को ही प्रथम स्थान प्राप्त रहा है। यदि हम अपने प्राचीन इतिहास को देखें, उस इतिहास की परंपरा को देखें तो हमें ज्ञात होगा कि इस देश में न्याय का प्रथम स्थान था। हमारे यहाँ कहा गया है, स्वस्ति प्रजाभ्य परिपाल्यन्ता न्यायेन मार्गेता मही महिषा, अर्थात शासक न्याय मार्ग से प्रजा का पालन करे। इसलिए प्रजातंत्र की घोषणा के बाद इस आदि वाक्य में न्याय को स्थान देना सर्वथा उचित बात हुई है। इसके पश्चात स्वाधीनता का स्थान है। स्वाधीनता बिना सब व्यर्थ है। हमारी स्वाधीनता चली गई थी, सब कुछ चला गया था। स्वाधीनता प्राप्त करके हमने सब कुछ प्राप्त किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है, प्रादीन सपने हूँ सुख नाही,
गोस्वामी जी का यह वाक्य चाहे कितना भी प्रचलित क्यों न हो गया हो, उसका महत्व सदा रहेगा। इसलिए इस आदि वाक्य में जो दूसरा स्थान स्वाधीनता को दिया गया है वह सर्वथा उचित बात है। इसके पश्चात तीसरा स्थान समानता का है। एक आदमी बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में निवास करे, अनेकों प्रकार का भोजन करे, जाड़ों में पश्मीनों जैसी वस्तुओं को और गर्मियों में हवा की फूंक से उड़ने वाले कपड़े पहने, और दूसरी ओर 99 को झोंपड़े भी प्राप्त न हो, कपड़े भी पूरे न मिले, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों को अपनी लाज ढकने के लिए भी वस्त्र भी उपलब्ध न हो। यदि किसी देश की ऐसी परिस्थिति है तो वह देश कभी सुखी नहीं रह सकता। उस देश में क्रांति अवश्यंभावी है, इसलिए इसमें समानता को स्थान देना सर्वथा उचित है। चौथा स्थान भ्रातृभाव को दिया गया है। बिना प्रेम के कौन सामाजिक रचना सुखप्रद हो सकती है। तो यह जो आदि वाक्य इस विधान में है उसके अनुसार हमारा देश शासित होगा, इसकी मैं आशा करता हूँ। जहाँ तक विधान की भिन्न भिन्न धाराओं का संबंध है, मैं 3 ही धाराओं के संबंध में कुछ कहूँगा। एक का हमारे नाम का संबंध है, इंडिया दैट इज भारत। इस विधान में देश का नाम दिया गया है। भारत नाम होना यह उचित बात हुई, परंतु जिस ढंग से देश का नाम भारत रखा गया है उससे हमें पूरा संतोष नहीं हो सका। इंडिया दैट इज भारत का भारत एक विलक्षण नाम है। दूसरी धारा गोरक्षा के संबंध में है। गोरक्षा की धारा इस विधान में जोड़ दी गई है, यह संतोष की बात है, परंतु जिस प्रकार हमने अपने मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट्स में यह लिखा है अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम, वहीं हमें यह भी लिखना चाहिए कि काउ किलिंग इज ए क्राइम। वह हम नहीं कर सके। तीसरी धारा हमारी भाषा के संबंध में है। इस धारा से भी हमको पूरा संतोष नहीं है। 15 वर्ष तक देश में अंग्रेजी का दौरा रहेगा और नागरी लिपि के अंदर अंग्रेजी अंकों को रखकर उसका विरूपण कर दिया गया है। हिंदी भाषा भाषियों को इससे बड़ा क्षोभ है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन 3 बातों पर मैंने आरंभ से ही जोर दिया था, उन 3 बातों से हमें पूरा संतोष नहीं है, परंतु इन 3 बातों को इस विधान में स्थान मिला है, यह अवश्य संतोष की बात है। अंत में मैं फिर डॉक्टर अंबेडकर साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मसौदा कमेटी के अन्य सदस्यों और सभापति जी आपके साथ सारी विधान परिषद को इस बात पर बधाई देता हूं कि हमने इस स्वतंत्र भारत का विधान तैयार कर लिया, और ऐसा विधान तैयार कर लिया कि जिस पर हमें और सारे देश को गर्व हो सकता है।